हो रही हैं, क्या गलतियां नहीं कर रहे हैं, उन मिस्टेक्स का भी इंशाल्लाह चीज़ों के साथ साथ मैं तज़किरा करता रहूँगा और आप पूरी देखेंगे सीरीज़ की किस तरीके से मैं तैयारी शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को आगे जाने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी जानिब से, अगर आप उसको कबूल करें, छोटी सी दरख्वास्त है कि आप जो है अपने जो क्लास का ग्रुप है वहाँ पर मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इसी तरीके से जो है आपका डिपार्टमेंट का अगर कर सकते हैं, थोड़ा सा एहसान कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना ठीक है, मेरी एक दरख्वास्त है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मैं तैयारी कैसे करूँगा। तो सबसे पहले की जो चीज़ है वो है एक PYQs है, दूसरा है सिलेबस। ठीक है, नंबर 1 है PYQs, नंबर 2 सिलेबस। इन दोनों को सबसे पहले देखना है, किसी चीज़ को नहीं देखना है भाई साहब, कोई किताब नहीं उठाना है, इन दोनों को देखना है। और आज मैं कहूँगा आप जो है मुझसे अगर थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं या ठीक है या इसी UGC नेट के पर्सपेक्टिव से कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, सबसे पहले अगर दो चीज़ों को देखना है, नंबर 1 पे सिलेबस देखना है, दूसरे नंबर पर आपको PYQs देखना है। बस इससे पहले कुछ नहीं करना है। 5 से 10 दिन सिर्फ यही करो, सिलेबस को समझो, सिलेबस से मुताल्लिक वीडियोस हो उनको देखो, PYQs को देखो। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में जो आए हुए सवालात हैं, पिछले आए हुए सालों में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट किताब उठा लेंगे, वो डायरेक्ट हसन ज़ैयाद को पढ़ना शुरू कर देंगे, वो डायरेक्ट हमसे लिए गए नोट को पढ़ना शुरू कर देंगे, डायरेक्ट हमारी वीडियोज़ को देखना शुरू कर देंगे। भाई साहब, ये नहीं करना होता है। पहले PYQs को उठाओ, ठीक है, सिलेबस देखो, सिलेबस हमारा 10 पेज पर मुश्तमिल है, उस सिलेबस को देखो कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, या पूरा का पूरा मेरे लिए नया है, क्या कुछ पढ़ा भी है मैंने अपने मदरसे में, या इसी तरीके से जैसे बलागा अक्सर लोग अपने मदरसों में पढ़ कर आते हैं। मैं अपनी बात करूं, जैसे यूनिट 5 जो है ना, यूनिट 5 हमने तकरीबन यूनिट 5 का एक है बलागा और एक है इल्मुल अरूज। तो मैंने अपने MA के पहले सेमेस्टर में बलागा पढ़ी थी और दूसरे सेमेस्टर में इल्मुल अरूज पढ़ी थी, तो काफ़ी फ़ायदा हो गया था। और वहीं पर मैंने दूसरे सेमेस्टर के आखिरी में मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा काफ़ी लेट हो गया था। ठीक है, तो काफ़ी वो फ़ायदा हो गया था। फिर आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरी नहीं पढ़ी हुई हैं। तो सिलेबस से इससे भी आपको पता चलेगा कि कितने चीज़ डीप में जाना है, क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद PYQs को आप उठाएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि सिलेबस में वो तो पढ़ना है, ये 10 यूनिट, अब कितनी डीप में जाना है। PYQs को लोग अच्छे तरीके से यूज़ करना नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों, प्लीज़ जो है आपको क्या करना है, PYQs को क्वेश्चन पेपर की तरह इस्तेमाल करें प्लीज़। PYQs कहाँ पर मिलते हैं मैं आगे नीचे बताऊंगा, कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे। 2-3 सोर्सेज हैं कहाँ से आपको PYQs मिल जाएंगे। PYQs को पूरा क्वेश्चन पेपर की तरह इख्तियार करें। अब यहाँ पर देखें, मैंने लिखा 2004 से 2021, 2019 से 2021, 2019 से 2021 क्या कि 19 में जो है एक NTA ने एग्ज़ाम कराया, 20 में NTA ने एग्ज़ाम कराया, और इसी तरीके से अभी 21 में कराया, और 21 के 2 पेपर हैं। तो तकरीबन 4 पेपर हमारे पास ऐसे हैं, 4 क्वेश्चन पेपर जो कि NTA ने कराए हैं। तो इनका एक थोड़ा सा अलग पैटर्न है कि जहाँ पर बोथ आर कनेक्ट वाला आता है, जो स्टेटमेंट वगैरह आते हैं जो पहले नहीं आते थे। तो मतलब क्या है, इनका एक नया पैटर्न है, तो इनको एक अलग अंदाज में देखा जाएगा। और इनका ख़ास एनालिसिस जो है मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसी वजह से अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मैंने अपनी PYQs की वीडियोस शेयर की हैं, जो कि तकरीबन 25 से 30 वीडियोस हैं, या और भी अगर PYQs रह गए हैं या न्यू PYQs हैं, उनको भी इंशाल्लाह उनका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने कहा था कि आपको जो है PYQs को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है भाई साहब, इनको जो है आप पेपर की तरह यूज़ करिए। 2004 का दिसंबर का पेपर उठाइए, उसमें 50 क्वेश्चन है और उसको हल कीजिए, पहले दिन से हल कीजिए, पता लगेगा आपको अरे मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पाई या कर पाया, अरे मेरे सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, ये सिर्फ 20 क्वेश्चन हुए हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलता चला जाएगा। इसी तरीके से सारे PYQs आपके पास होना चाहिए 2004 से 2021 तक। ये NTA के नए पैटर्न के हिसाब से 4 पेपर मिल जाएंगे 3 बार के, क्योंकि इस बार 2 पेपर हुए हैं, एक आसाम वालों का 28 को अलग हुआ था, समझ रहे हैं आप, एक 19 में हुआ, एक 20 में हुआ जो मेरा वाला, फिर 21 में हुआ जो अभी, और इस बार 2 हुए। तो 4 पेपर NTA के हैं, इनको बड़ी दिलचस्पी से देखना है, इसकी एक एक चीज को खंगाल के दिखाना है। मैं बताऊंगा कैसे एनालिसिस करते हैं। और PYQs ऐसी चीज नहीं है कि एक बार पढ़ के और खत्म कर दिया। PYQs और सिलेबस बता रहा हूं ऐसी चीज है जिनको हर दिन देखना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिलेबस पे मे भी कि 1-2 दिन में आपकी नजर ना पड़े, लेकिन सिलेबस भी आपकी नजर पड़े।
ठीक है। मैं अपना पक्का बताऊं, पेपर 1 के ताल्लुक से भी या पेपर 2 के ताल्लुक से, मैं तकरीबन 3-4 दिन में, एक हफ्ते में रोजाना सिलेबस को देखता था कि क्या क्या मेरे टॉपिक हो गए हैं, क्या कमजोर हैं, कहां पर मैं अच्छा हूं, कौन कौन से यूनिट हो गए। इस तरीके से बार बार सिलेबस को मैंने गंदा कर रखा था कि बार बार निशान लगा के, आपको पता है मैं इस तरह निशान बहुत लगाता हूं। मैं किताबों की उस तरह से पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं करता, ठीक है। मैं किताबों पे पेन ही चलाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बस किताब एक बार यूज़ हो जाए काफ़ी, ज़रूरी नहीं कि दोबारा यूज़ हो, दोबारा यूज़ की होगी तो हम नहीं खरीद लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करें तो उसको तो और अच्छे से यूज़ करें, आपको तो और ज़्यादा लिखना चाहिए, आपका तो मिट जाएगा, ठीक है। तो पूरा मतलब लिखा करें आप। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपने हल किया, ये 2004 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया, ठीक है, 2004 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया दिसंबर का, और उसके बाद मैं हल करता चला गया। मेरे हुए गलत 25 क्वेश्चन, मिसाल के तौर पे ले लें 25 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। अब यहां पर मेरा हर क्वेश्चन के आगे मुझे लिखना चाहिए ये क्यों गलत हुआ है, 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 ये क्यों गलत हुआ है। एक चीज़ ये, क्योंकि आपने उसको एज अ पेपर ले लिया भाई साहब, एज अ पेपर ले लिया, ठीक है, एज अ पेपर ले लिया। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको ये भी समझना होगा कि ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है, चाहे आपका सही हुआ हो या गलत हुआ हो, इसमें पूछा क्या गया है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें क्या पूछा गया है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से PYQs के ताल्लुक से आपको ये चीज़ भी समझना चाहिए कि PYQs जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसकी इम्पोर्टेंट का मैं आपको बता दूं, 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था और 2021 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, 2022 के 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली 2021 में पूछे गए, डायरेक्टली 2021 की एक शिफ्ट में पूछे गए। 28 वाली को पता नहीं, ठीक है, 28 वाली के क्वेश्चन पेपर अभी मैंने देखा नहीं है, जिसके पास हो मुझे भेज देना, मैं इंशाल्लाह उसका एनालिसिस करके देखूंगा। तो जब 2020 से ही 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कैन यू इमेजिन, क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2004 से 2021 में कितने क्वेश्चन ये PYQs में से पूछते होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ PYQs जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके PYQs से बन जाते हैं, या थोड़ा और कम कर लूँ, 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके PYQs से बन जाएंगे। ये लाएंगे कहाँ से नॉलेज, इमरुल कैस, वही इमरुल कैस को पढ़ना है, अंतरा बिन शद्दाद जो है उन्हीं को पढ़ना है, या और भी जो हमारे सिलेबस में है, जो 2004 से थे, उससे पहले से भी थे, आज तक भी हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर बहुत भरमार है। 2013 से 2017 तक तो 3 पेपर हुआ करते थे, यानी ऑब्जेक्टिव के 2 पेपर हुआ करते थे। वहाँ तो 75 का एक होता था, एक 50 का होता था, ठीक है। जो दूसरा पेपर होता था वो 50 क्वेश्चन का होता था, और तीसरा पेपर जो होता था वो 75 क्वेश्चन का होता था। तो उन सालों में तो हमको 125-25 क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन मिले हुए हैं। और मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ हम MCQ शेयर करते हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह मैं PYQs को भी शामिल करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, ताकि आप जो है MCQs और PYQs दोनों को सॉल्व कर सकें। और मैंने एनालिसिस वगैरह दे दिया है, तो प्लीज़ PYQs की इंपॉर्टेंस को समझना। और इतना तो मैं कहता हूं कि 50 नंबर, ये 50 नंबर वगैरह लाना मुश्किल नहीं होता है। लड़ाई तो फिर 50 के बाद 60, 60 के बाद 65, 70 के बाद जो लड़ाई होती है, वो अभी मैं चीज़ें जिक्र करने की कोशिश करूंगा। 50 नंबर लाना हो ना पेपर 1 में, 50% लाना, तो वो PYQs और मेरे MCQs और वीडियो जो है ना MCQs की वीडियो, उनसे करके ले आएगा आदमी, अगर याद कर ले उनको, ठीक है। लड़ाई तो आगे की होती है। तो PYQs की अहमियत को समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ इतने, और इनसे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है। उसके बाद तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैं PYQs को अच्छे से देखूंगा, जो मैंने किया था मैं करता हूँ हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए। PYQs से इग्नोर नहीं कर सकते। बताएं मैं कितना गुस्सा होता हूँ ना, जब वो नाजिकुल मलाइका के ताल्लुक से जो सवाल आया था, इसी तरीके से अबू तम्माम के ताल्लुक से सवाल आया था, वही अंता अमीरुश शुआरा मिन बादी, ये 2 सवाल पिछले वाले थे। आप ये गलत कर दें, क्यों गलत कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने गलत किया होगा, जबकि ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो आपने देखा नहीं। PYQs की अहमियत को समझिए प्लीज़। बात 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो है यहीं से आ जाते हैं। अगर बुक की बात करें तो बुक क्या करूँगा, और नोट बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा वो नीचे बात करूँगा इंशाल्लाह, उसको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह क्या करना है। अब देखें, मार्केट में 2 तरीके के नोट अवेलेबल हैं, मार्केट में 2 तरीके के नोट अवेलेबल हैं, UGC नेट 2019 और नेट अरबिक 2021। नेट अरबिक 2021 अभी, इससे पहले मैंने देखा नहीं था, लेकिन अभी देखा मैंने इसको। 21 वाला जो नया आया है, इसमें काफ़ी डिटेल्ड है और ये भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ तक कि यही मैंने बताया है कितनी बार, यही मेरी तैयारी की बेस थी। तो इनमें से एक ही कराएं आप, एक ही कराएं। और कौन सा कराएं, UGC नेट अरबिक 2019 कराएं, एक पेज छोड़ के, एक पेज खाली छोड़ के, एक पेज खाली छोड़ के।
ठीक है। यूजीसी नेट, क्योंकि ये थोड़ा बल्कि है, ज़्यादा पेज है, शायद इसमें बड़ा भारी है। मेरा पेज छूटा हुआ ही नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है 600 700 400 500 पेज हैं। ये तो कुल 295 पेज हैं, और इसको जो है आप एक पेज खाली करके छोड़ाएं। वैसे भी इसमें काफ़ी जगह खाली छुटी हुई है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है किसी पेज पे, जैसे अख्तल वाले पेज पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एक आध दो पेज पे 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, अंतरा बिन शद्दाद वाले पे, ठीक है, तरफा वाले पे बहुत कम लाइनें लिखी हुई हैं। तो इस वाले को यूजीसी नेट 2019 को जो है आप क्या करें, या मैं करता, वही मैं बता रहा हूं कि मैं कैसे करूंगा। आप जो है एक पेज खाली करके छोड़ दें, इसको एक पेज खाली करके इसकी वो प्रिंट कराएं, यानी मतलब बैक वाला खाली होना चाहिए, ऐसा प्रिंट कराएं उसके बाद, ठीक है। अब बात है, अब करा लिया हमने इसको, चाहे इसको करा लें आप। अब जब हमने यूजीसी नेट 2019 को कराया, मैं बता रहा हूं मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद इसको पेज खाली कराऊंगा, तो गोया कि मुझे काफ़ी जगह छूटी हुई मिल जाएगी, काफ़ी स्पेस छूटा हुआ मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसका मुताला करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ बड़ी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बड़ी हुई हैं, तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको हम लिख लेंगे, वो कि काफ़ी शॉर्ट पॉइंट में, क्योंकि इसमें कुछ अननेसेसरी डिटेल भी डालने की कोशिश की गई है, जो कि एक नोट की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। नोट क्या होना चाहिए, क्रिस्प नोट होना चाहिए, छोटी छोटी मालूमात होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ के ये आपने प्रिंट कराया, अब गोया कि यही है आपका सब कुछ, यही है आपका सब कुछ, यहीं से पढ़ना है, यहीं पे लिखना है, ये गोया कि आपके नोट बनेंगे। और आगे जो नोट बनाने की बात कही, नोट नहीं बनाए जाएंगे अलग से, कोई किताब नहीं उठाई जाएगी, नोट बने हुए हैं भाई साहब, क्या ज़रूरत है टाइम बर्बाद करने की, याद ही तो करना है, याद करो, चीज़ों को समझो। जो चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की मैं बताऊंगा कैसे चीज़ों को समझा जाएगा। जैसे आजकल के क्वेश्चन जो आ रहे हैं कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं चीज़ें, जहां पर अंडरस्टैंडिंग आपकी मांगी जा रही है, यानी जो असर जाहिली में क्या चल रहा था वो पूछा जा रहा है, असर इस्लामी में क्या चल रहा था अदब से रिलेटेड, असर अब्बासी में वो चीज़ें थोड़ी पूछी जा रही हैं, और उसके ताल्लुक में बताऊँगा क्या करना है आपको। और उसी के लिए बुकों, ये किताबें हैं ना, ये मसादिर जिनका नाम है, इनके बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से अभी मेरा आएगी, क्योंकि मैं कहूँगा कि हन्ना फाखुरी वगैरह पढ़ना ज़रूरी है, या पढ़ना चाहिए, दोनों वॉल्यूम पढ़ना चाहिए, इसी तरीके से हसन ज़ैयात, और उनको कैसे पढ़ना चाहिए मैं इंशाल्लाह उनकी वीडियो बनाऊंगा। तो हमको क्या करना है, यूजीसी नेट अरबिक का इसका प्रिंट निकलवा लेना है, पीछे बैग खाली होगा, एम्प्टी होगा सिर्फ, ठीक है, एक साइड में इसका छपा हुआ होना चाहिए, और ये तकरीबन आपके 500 वगैरह पेज हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें तकरीबन आपके 8 यूनिट मौजूद हैं, और 8 यूनिट के लिए 500 पेज कोई बहुत बड़ा ज़्यादा भी नहीं होगा, हालांकि आपको पता है खाली है, बस आगे लिखना है। फिर इसके बाद इसका मुताला कर लें, इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में ही लेके आप मुताला कर लें, जो एक्स्ट्रा चीज़ लगे, माना आप इमरुल कैस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इमरुल कैस को पढ़ रहे हैं जब आप, तो आपने इमरुल कैस का यूजीसी नेट 2019 में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो उसके जो खाली पेज आपने छुड़वाए हैं उसमें से इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लें, इसमें की एडमिशनल इन्फॉर्मेशन ले लें। पहली बात तो इसी को ही अच्छे से याद करें, पहली बात तो इसी को अच्छे से याद करें, ठीक है, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। फिर इसकी एक्स्ट्रा यहाँ से ले लें, ये हो गया। अब ये दोनों चीज़ें हमारी कवर हो गई, तो गोया कि मार्केट में चल रहे जो दोनों नोट हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं, और कभी कभी बहुत सारे मेरे नोट भी हैं, वो भी आपको अगर मिले, अगर आप पेड में आए तो उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 1 पहली किताब हम उठाएंगे हसन ज़ैयात। ये किताब आपके पास रहना चाहिए, इस किताब को ही पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इस किताब को ही पढ़ें, बल्कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसकी, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो आपका नोट है जो खाली है उसमें लिख सकते हैं, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। और किसी भी किताब को मैं बता रहा हूँ, उस किताब में सिर्फ आपका जो सिलेबस का मौजूद है वही पढ़ना है। आपके सिलेबस में है अंतरा बिन शद्दाद, तो अंतरा बिन शद्दाद को ही पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में अलक़मा या मुरक्कश अल अकबर नहीं है तो उनको नहीं पढ़ना है, चाहे किताब से मतलब नहीं है हमें तो सिलेबस से मतलब है। एमए वाले बेचारों को चलो किताब से मतलब हो सकता है कि है हसन ज़ैयात वो पूरी पढ़ लें, ठीक है, हसन ज़ैयात वो पूरी पढ़ लें, क्योंकि उनका सिलेबस उतना डिफाइंड नहीं है, उतना क्लियर नहीं है। हमारा सिलेबस तो यूजीसी नेट वालों का काफ़ी क्लियर सिलेबस है, हमें पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कभी कभी गलती कर देते हैं कि उन्होंने अभी जमील सदकी ज़हावी के बारे में सवाल पूछ लिया, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हसन ज़ैयात में आप जो है इसको एज अ किताब भी पढ़ सकते हैं, 300-400 पेजेस पर है, इसको आप जो है बार बार 4-5 बार इसी किताब को भी पढ़ सकते हैं। और अगर चाहें तो इसकी जो एडिशनल मालूमात है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मेरा मफहूम ये है कि जो आपने अभी यूजीसी नेट को लिखा है जो इसमें नहीं है, या आपने इसमें से जो बढ़ाया है इसमें उसमें नहीं है, यानी
आपके ऑलरेडी नोट जो तैयार हुए हैं, अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको हसन ज़ैयाद से, तो आप उसको जाके वहां पर लिख सकते हैं, यूजीसी नेट वाले नोट में जाके लिख सकते हैं। इसी तरीके से हन्ना फाखुरी के दोनों वॉल्यूम्स पढ़ेंगे और इसकी शरह मैं इंशाल्लाह आज या कल में लाऊंगा कि इनमें क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इनमें भी इनको भी पढ़ना है। और ये दो किताबें जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको हमें पढ़ना है। माना जैसे असर हदीस हसन ज़ैयाद में शुरू होता है तो उसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है कि कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से मदारिस कायम हुए, क्या क्या असबाब थे, क्योंकि उससे भी सवाल आता है कि नाज़ा हदीसा कैसे बनी। तो वो डिटेल भी हमें थोड़ी पढ़ना है, क्योंकि इससे एक कंसेप्ट बन जाता है हमारा कि ये दौर, इससे पहले का ज़माना क्या था असर नितात का, जब असर हदीस आ रहा है तो ये चल रहा है। तो वो मतलब एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बोला, ठीक है, जो तसव्वुराती समझ है कि वहाँ क्या चल रहा था वो आएगी। तो आप जो है इबारत पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको अरबी समझ में नहीं आती है तो इसकी उर्दू किताब पढ़ने की कोशिश करें, या उर्दू की जो किताबें हैं, मैं वो सब रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन उर्दू की जो किताबें हैं, तर्जुमा हसन ज़ैयाद का, अब्दुल हलीम नदवी की जो किताब है, इसी तरीके से शौकी ज़ैफ़ की एक किताब अल अदब अल अरबी अल मुआसिर जो शम्स कमाल अंजुम साहब ने उसका उर्दू तर्जुमा किया है, उससे फ़ायदा उठाएँ। यो भी उर्दू की किताबें हैं, उनसे फ़ायदा उठाएँ। या कुछ किताबें डायरेक्टली मुक्तदा हसन हज़री रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली जो है आपका उर्दू में तर्जुमा उसका किया है, वो आप तारीख़ उर्दू अदब लिखी हुई है, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप इन किताबों को बेस बना के पढ़ें, इनको डिटेल में जाके पढ़ें, जो टॉपिक आपके हैं उनको डिटेल में जाके पढ़ें। माना असरे जाहिली है ना, असरे जाहिली, तो असरे जाहिली आपके पीरियड में है, आपके सिलेबस में है, तो उसको जाके डिटेल में पढ़ें डिटेल में, ठीक है। बंदा क्या है, मैंने बताया, मिसाल दी, हमें अंतरा, अगर शख्सियात की बात कहें तो अंतरा का पढ़ना है तो बस अंतरा ही का पढ़ना है। उसके अलावा आपको मुरक्कश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलक़मा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुहलहिल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर असर जाहिली के बारे में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपका जो है शेर जाहिली के बारे में डिटेल दी हुई है, अगर आपका नसर जाहिली के बारे में डिटेल दी हुई है, तो उसको पढ़ें, क्योंकि ये अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस होती जा रही हैं। हन्ना फाखुरी के दोनों वॉल्यूम्स आप पढ़ें, अदब कदीम जिसमें आपका सारा कवर हो जाता है, अदब अंदलुसी भी कहीं ना कहीं उसमें जिक्र है, इसी तरीके से जो है आपका अदब नितात भी उसमें जिक्र है, हालांकि अदब नितात या असर उस्मानी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हन्ना फाखुरी के दोनों वॉल्यूम्स आप पढ़ें, और कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ने की कोशिश की थी वहाँ पर भी, और उसके जो एडिशनल चीज़ें हैं उसके नोट ले लें, क्योंकि ये एक वॉल्यूम को मैंने देखा 1100 पेजेस पे है, दूसरा वॉल्यूम भी 1100 पे होगा, तो आप ये किताब तो पढ़ नहीं सकते, इसका तो नोट पक्का बनाया जाएगा। तो इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको जो है आपका यहाँ पर उस नोट में, जो नोट हमने बनाया जिसको 500 पेजेस में निकलवाया हमने, उसमें ऐड करते रहें, ऐड ऑन करते रहें। हसन ज़ैयाद के में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें ऐड करते रहें, इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें ऐड करते रहें, हन्ना फाखुरी में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें ऐड करते रहें, दोनों वॉल्यूम्स में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें ऐड करते रहें, ठीक है। इसी तरीके से शौकी ज़ैफ़ की किताब काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि कभी कभी आपको पता है ना इबारतें भी उठा ली जाती हैं, हसन ज़ैयाद की इबारत, इसलिए हसन ज़ैयाद को पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उर्दू से अवॉइड कीजिए, क्योंकि 1-2-3 क्वेश्चन तो इबारत के आ जाते हैं। ये इबारत किसकी है, अक्काद ने कहा, शौकी ज़ैफ़ ने कहा, हसन ज़ैयाद ने कहा, या फाखुरी ने कहा, किसने कहा है, कभी कभी ये सवाल भी आ जाते हैं ना। तो एक और अरबी किताब आपको पढ़ना है, तारीख़ुल अरब अरबी में शौकी ज़ैफ़ की, शौकी ज़ैफ़ की जो किताब है इसको मैंने पढ़ा था और इसके शॉर्ट नोट बनाए थे, और काफ़ी मुफीद हो सकती है, हालांकि सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो अपने नोट में डाल दें। इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये कौन सी किताब है, अल अदब अल अरबी अल मुआसिर फी मिस्र ले शौकी ज़ैफ़, अल अदब अल अरबी अल मुआसिर फी मिस्र ले शौकी ज़ैफ़, इसका नोट बनाएं। और इसका जो नोट से पहले अदब हदीस के ताल्लुक से इनका जो खुलासा है या जो मुकदमा है वो बेहतरीन है, उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से एक अदब हदीस के ताल्लुक से, असर हदीस के ताल्लुक से एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इस दौर में हुआ क्या है, कैसे नई नई चीज़ें, मसरहिया कैसे आया, रिवाया कैसे आया, किस्सा कसीरा कैसे आया। तो इस किताब को जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी अपने नोट में बढ़ाते जाएंगे भाई साहब। और इसमें क्या है, तकरीबन असर हदीस के ताल्लुक से ही है, और मिस्र के उदबा के ताल्लुक से, उसके अलावा किसी को भी ताल्लुक से मिलेगा नहीं, ठीक है। बाकी अल बलागा वादिहा तो पढ़ना ही पड़ेगी आपको भाई साहब, बलागा वादिहा मुझे लगता है कि मुश्किल से एक आध क्वेश्चन इससे बाहर जाता है, ये किताब ज़रूरी है। उसके अलावा बलागा की जो किताब दुरूसुल बलागा है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए काम नहीं कर पाएगी, इसलिए अल बलागा अल वादिहा पढ़ें। हाँ, दोनों किताबों का फ़ायदा उठाना चाहें तो उठाएं, जितनी किताबों का उठाना चाहें, लेकिन सिर्फ एक किताब अगर बताऊँ तो दुरूसुल बलागा जो छोटी वाली किताब है वो काफ़ी नहीं है। अल बलागा अल वादिहा जो अली अल जारिम और अहमद अमीन की किताब है, ये किताब आपको पढ़ना चाहिए, और मुझे नहीं लगता
लगता है एक आध क्वेश्चन जो है सालों में एक आध क्वेश्चन जो है इस किताब से बाहर गया होगा। सिर्फ अगर हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का हमारी इस किताब में नहीं है, तो वो तस्दीर वाला नहीं है जो इस बार आया था, रद्दुल अज़्ज़िया अला सद्र, इस किताब में नहीं है। लेकिन इस किताब को पढ़ें, और इस किताब को अगर आप समझ में नहीं आती है, आपने नहीं पढ़ी है, तो इंशाअल्लाह हमारा क्रैश कोर्स आएगा तकरीबन जो है रिजल्ट के 10-15 दिन बाद हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर इंशाअल्लाह बलागा को सबसे बेहतरीन अंदाज में अजीब अजीब अच्छी अच्छी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये पीरियड इजिप्ट के ताल्लुक से है, ये यहाँ आना चाहिए था मिस्र के ताल्लुक से। फिर उसके बाद ये अदब हिंदी के ताल्लुक से है जमालुद्दीन फ़ारूकी की किताब। जमालुद्दीन फ़ारूकी की किताब जो है, जमालुद्दीन फ़ारूकी की किताब जो कि अदब हिंदी के ताल्लुक से है, तो अदब हिंदी चूँकि थोड़ा बहुत इसमें मौजूद है UGC नेट 2019 में, तो यहाँ पर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो इससे जाके यहाँ पर लिख दें। इस किताब में भी ये मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैंने अभी मंगाई है। और इसी तरीके से इसमें कुछ अलग से मालूमात भी होगी ना, तो मतलब एक बताया जाता है कि नस्र हदीस कैसा था। इसी तरीके से आपको जो है अहमद इदरीस की किताब भी पढ़ सकते हैं, अहमद इदरीस की किताब भी आप पढ़ सकते हैं। किसकी? अहमद इदरीस की किताब जो है, जो कि आपके अदब हिंदी के ताल्लुक से है। वो मतलब एक कंसेप्ट समझाता है कि अदब हिंदी की खुसूसियात क्या हैं, नस्र में क्या खुसूसियात हैं, शेर की क्या खुसूसियात हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं हमें। ठीक है, फिर उसके बाद एक किताब है दलील इख्तिबार तनाफुसी एजाज़ अहमद ग़िनाई की जो किताब है, ये किताब जो है थियोरिटिकल जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो कहूँगा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, बल्कि जो इसमें MCQs दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो MCQs क्या, उनको PYQs की शक्ल में, बल्कि बहुत सारे PYQs को MCQs यहाँ पर बना दिया गया है। और वो बहुत हर चैप्टर के बाद जो तकरीबन जितने भी, मैं तादाद नहीं बता सकता कितने MCQs होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको रट्टा मारें, और लोगों ने रट्टा मारा भी है और उनको फ़ायदा भी हुआ होगा। तो इस किताब को उठाएँ, इसकी थ्योरी वाली चीज़ें भी पढ़ें, जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ पर जाके लिख दें आपको, ये हमारा नोट है। और इसकी जो थ्योरी का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ जाके लिख दें। बाकी जो इसके MCQs है ना, उसको आप किताब में ही रट्टा मारें, MCQs को किताब में ही रट्टा मारें। हर यूनिट के बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह दिए गए हैं। इसी तरीके से तर्जुमे के लिए जो किताब आपको पढ़ना चाहिए, ट्रांसलेशन के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हबीबुल्लाह खान सर की जो किताब है वो किताब पढ़ें, क्योंकि इस किताब में तकरीबन 22 लेसन का तर्जुमा किया गया है इंग्लिश टू अरबिक। और इसी तरीके से वोकेबलरीज़ पूरी आदि किताबों पर मुश्तमिल है। पूरी आदि किताब में वोकेबलरीज़ मौजूद है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम चीज़ हो जाती हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बात कर रहा था, तो ये किताबें हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता और किसी सोर्स की ज़रूरत है। सोर्स की क्या ज़रूरत है, वो नीचे आ रहा होगा, यहाँ पर देखें, और भी चीज़ें हैं वो देखें। तो किताबों के बारे में जो मेन किताबें, हसन ज़ैयाद, हन्ना फ़ाखुरी की किताब, बलागा वादिहा, शौक़ी ज़ैफ़ की किताब, एक किताब सिर्फ शौक़ी ज़ैफ़ का, और सर वॉल्यूम की नहीं कहूँगा, जमालुद्दीन फ़ारूकी की किताब, ये वो है जो पढ़ना चाहिए। इससे पहले की जो वीडियो मैंने बताई थी कि कहाँ ये सब है, पूरा सब डिटेल मैंने दे दी थी, ये पढ़ें आप। एजाज़ अहमद ग़िनाई की किताब ख़रीदें और उसके बाद उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ें। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इनकी किताब की, खुसूसियात बताऊं कि इन्होंने डिटेल नहीं की है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बल्कि PYQs की कुछ चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की है। और जो इनका MCQs हैं, अल-असिला तज्ज़िया, हर चैप्टर के बाद, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये किताब भी ख़रीदें, हबीबुल्लाह खान सर की किताब खरीदें, जो आपकी सिर्फ एग्जाम में नहीं, आगे भी आपकी मदद करेगी ट्रांसलेशन के फील्ड में। PYQs आपको कहाँ से मिलेंगे, तो PYQs के लिए सबसे अच्छी किताब है अहमद अब्दुल्ला की। अहमद अब्दुल्ला साहब की जो किताब है अल-मालूमातुल आम्मा, जो MA वाले के लेक्चर में मैंने बताई थी, इसमें क्या है कि 2004 से 2013 तक सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, क्योंकि 2013 में ये किताब लिखी गई, तो अब तक जो है 2004 से 2013 तक ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। कोई अभी तक ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें सारे क्वेश्चन PYQs मौजूद हों, ठीक है। बाकी मेहदी हसन इन्होंने पता नहीं किस तरीके से छोड़ के क्वेश्चन वगैरह उसमें डाले हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको मिल सकता है। और PYQs को जो है आप प्रिंट भी करा सकते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास सारे प्रिंट मौजूद हैं 2004 से 2020 तक, मेरे एग्ज़ाम तक, इसको छोड़ के सारे प्रिंट मेरे पास मौजूद हैं, पूरा 2 वॉल्यूम्स में, 2 बड़ी बड़ी मोटी जिल्दों में। तो उस तरीके से अगर आपको ज़्यादा ना खर्च करना हो तो कुछ अहम का करा सकते हैं। लास्ट के जो 4 साल के 4 अटैम्प्ट के हैं NTA ने जो कराए हैं वही करा लें। 19 वाला करा लें, दिसंबर 19 वाला, इसी तरीके से 20 वाला करा लें जो मैंने दिया था, 21 वाले के 2 करा लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। बार बार इन्हीं को लगाना, ये क्या है, ये कहाँ क्या पूछा गया है, कौन सा कंसेप्ट पूछा गया है, अरे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये करा लेना। बाकी और जो है किताबों से हल कर लेना, क्योंकि अहमद ग़िनाई में भी 19-18 के दिए हुए हैं, तो उससे फ़ायदा कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद एक मार्केट में चलते हैं, अलबयान नोट्स जो है उनसे पढ़ के, अलबयान नोट्स को, क्योंकि ये बस ज़्यादा पेज पे नहीं है, इनको निकलवा लें।
निकलवा लें या फिर ना भी निकलवाएं, अच्छा है कि निकलवा लें, और ना भी निकलवाएं तो आप जो है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने नोट में बढ़ा दें, जो आपका नोट है 2019 वाला जो आप इसमें बढ़ाते आ रहे हैं सारी चीज़ें। इसी तरीके से इंडियन लिटरेचर पे एक काफ़ी अच्छा नोट्स है, एक फोकस एकेडमी का काफ़ी 50 पेज पे नोट है, ठीक है, वो पीएचडी वालों के लिए, बहुत ही बेहतरीन है, जो पीएचडी की जेएनयू की एमयू की कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं पीएचडी वालों में, पीएचडी के एग्जाम में अदब हिंदी से काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो इंडियन लिटरेचर पे एक काफ़ी अच्छा नोट है, उसको निकलवा लें, या ना भी निकलवाएं तो आप क्या करें जो है आप इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मोबाइल में ही पढ़ के अपने उस नोट में बढ़ा लें। इसी तरीके से कुछ शॉर्ट नोट अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट तैयार कर रखे हैं, अल-अलक़ाब हैं, अल-अस्मा हैं, ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। बाकी विकीपीडिया जो है वो आपको हर चीज़ के लिए यूज़ करना है। आपको लगता है कि अभी भी इमरुल कैस के बारे में मेरी नॉलेज कम है तो जाएँ आप गूगल पे विकीपीडिया पे देखें, उस बंदे के बारे में लिखें अंतरा बिन शद्दाद, विकीपीडिया में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो उसको लिख दें। इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट भी आती हैं, अलूका आती है, मौजू आती है, सुतूर आती है, मारिफा आती है, इन बहुत सारी जगहों पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसको आप अपने उसमें ऐड ऑन करते रहें। और अभी के तौर में अगर मैं तैयारी करूंगा तो इसी तरीके से तैयारी करूंगा। हाँ, एक बात रह गई, यूनिट 10 के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और यूनिट 10 वो चीज़ है जो कि पूरा का पूरा जो है तकरीबन आपको नेट से तैयार करना होगा, नेट से तैयार करना होगा। जैसे यूनिट 10 में है क्या, नंबर 1 तो वोकैबुलरीज़ हैं जो आपको किताबों में भी मिल जाएंगी, जैसे एजाज अहमद गिनाई में कुछ है, या मैंने वोकैबुलरीज़ के लिए आपको वो किताब दे दी है दुरूसन फी तर्जुमत सहाफ़िया हबीबुल्लाह खान सर की, उस किताब से फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से और भी किताबें हैं ट्रांसलेशन वगैरह की, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर जो है आप पीडीएफ नेट से भी निकाल सकते हैं वोकैबुलरीज़ के लिए। इसी तरीके से और क्या है यूनिट 2 में, यूनिट 10 में क्या पढ़ना है, 10वें यूनिट में मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाकर देखें। यूनिट 10 में आपके ग्रामर के सवाल आना शुरू हो जाएंगे। जब पीएचडी का एग्ज़ाम हम देकर आए थे एमए वाले बच्चे, मैंने बताया था ये ग्रामर के क्वेश्चन जो है यूजीसी में भी पूछेंगे, और पूछा एक सवाल आया और आगे ये इसकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। इसलिए ग्रामर को आप अच्छा करें, ग्रामर सर्फ और नहव को अच्छा करें, उसको पढ़ें, उसको जो बेसिक है वहीं पर हम गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पीएचडी के जेएनयू में और एमए में भी ग्रामर के काफ़ी सवाल आए थे। इसी तरीके से हमें अरब वर्ल्ड के बारे में जीके याद करना होती है, ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में मालूम करना होता है। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं OIC है, अरब लीग है, GCC है, ठीक है, इसी तरीके से अलेस्को है, ठीक है, ये आपकी जो अरब ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसको आप नेट से तैयार कर सकते हैं, ये विकीपीडिया सबसे अच्छा सोर्स है इसके लिए। इसी तरीके से जो है आपका अरब वर्ल्ड के बारे में जो मालूमात आम्मा फिल अदब अरबी जो है, अरब 22 कंट्रीज़ के बारे में, उनके उमला के बारे में, उनके सरदारों, उनके किंग राजाओं के बारे में जैसे सवाल पूछे जाते रहे हैं, जैसे अनवर सादात के मुतालिक पूछा गया, या कभी जमियतुल फतात अल अरबिया के बारे में पूछा गया, इस तरीके से सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो यूनिट 10 के लिए विकीपीडिया सबसे बेहतरीन चीज़ है, और गूगल सर्च जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है। और ये यूनिट 10 ऐसा है जिसका आप पूरा नोट बना सकते हैं, पूरा नोट बनाएं, OIC का बनाएं, या हमारी बनी हुई है उनको प्रिंट करा लें। मैंने तो मुनज़्ज़मात अल अरबिया करके पूरा निकाल दिया है, ठीक है, इसी तरीके से अद्दुअल अल अरबिया करके भी पूरा निकाल दिया है, वो आप उनके प्रिंट कराएं, उनसे मज़े करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपना भी आप एक्स्ट्रा एड ऑन करते रहा करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक चीज़ को पकड़ के कोई नहीं निकाल सकता। आप जो है आप चाहें कि मैं अनअकैडमी कितनी बड़ी जगह है, अनअकैडमी को डायरेक्ट मैं सिर्फ अनअकैडमी को पढ़ूंगा, अनअकैडमी का ही मटेरियल पढ़ूंगा, अनअकैडमी की वीडियो देखूंगा, सिर्फ उसको पढ़ के क्या आप नेट निकाल पाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल भाई साहब। हमें पढ़ने के लिए 10 तरह के यूट्यूब के चैनलों की मदद लेना पड़ती है, 10 तरह के नोटों से पढ़ना पड़ता है, 10 तरह के टीचर से पढ़ना होता है, तब जाके हमारी इंफॉर्मेशन बनती है, तब जाके हमारा कंसेप्ट बनता है, तब जाके हमारी समझ डेवलप होती है, और उससे एग्जाम क्लियर हुआ करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक जगह से पढ़ लेने से, सिर्फ एक तरह की सोच बनाने से एग्जाम नहीं निकला करते हैं भाई लोग, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं आपका क्रैश कोर्स लें क्या निकल जाएगा? भाई साहब मैं थोड़ी निकालूंगा, मुझे निकालना हो तो मैं तो कब का निकाल दूं, निकालना तो आपको है ना। मेरा क्रैश कोर्स पढ़ के वही कुछ बच्चे निकालेंगे, कुछ बच्चे नहीं निकालेंगे। आप मेहनत करोगे तभी तो निकालोगे ना, जो चीज़ें करना होती हैं वो करोगे तभी तो करोगे। अगर कोई क्रैश कोर्स होगा मैदान में, फील्ड में, तो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जब पेपर 1 के लिए नहीं ली तो पेपर 2 के लिए क्या लूंगा मैं, आगे भी क्या लूंगा जब पीछे बगैर लेके निकाल दिया, ठीक है। तो कोई क्रैश कोर्स होगा तो मैं नहीं लूंगा। और क्रैश कोर्स के ताल्लुक से मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूं कि जिन बच्चों की अरबी अच्छी है उनको क्रैश कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बलागा का क्रैश कोर्स जो है, क्योंकि जिनकी अरबी अच्छी है उनको भी कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो वो बलागा का कोर्स जो हमारा वो ले सकते हैं, या क्रैश कोर्स कहीं भी चल रहा है। टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर ज्वाइन करूँगा, टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर ज्वाइन करूँगा, एक नहीं 2 भी होंगी, 2 भी ज्वाइन करूँगा। इसके लिए तो मैं भूखा रहता हूँ बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा भूखा रहता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ क्यों भूखा रहता हूँ। असल में होता क्या है, मेरा जो है तकरीबन ऐसा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया तो बहुत कम ही चांस है कि मैं उसको भूल जाऊंगा, चाहे जो PYQs का हो चाहे MCQs का हो। कम ही चांस है कि कोई क्वेश्चन मेरे पास आए। 90% ही चांस है कि मैं उसके याद रहेंगे, सिर्फ 10% चांस है कि मैं उसको भूल जाऊंगा। ठीक है, इसी वजह से मैं इनको टेस्ट सीरीज वगैरह को, MCQs वगैरह को मैं मोहब्बत करता हूँ, PYQs वगैरह से लव करता हूँ। ठीक है, मैं भूखा था, आपको पता होगा जब JNU PhD की तैयारी कर रहा था मैंने पूछा था, हालांकि मैं खुद टेस्ट सीरीज दे रहा था, लेकिन मैंने पूछा क्या कहीं टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पेड में, और मैं ख़रीदता। और मैं क्लियर बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज तो छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। और अभ्यास ऐप जो है तकरीबन 12-13 मॉक टेस्ट है, इनको सबको कर देंगे। टाइम नहीं लगता है, मॉक टेस्ट बहुत करता था मैं, आपको क्या बताऊं। अरबिक के मॉक टेस्ट तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो पेपर 1 के मॉक टेस्ट है ना, एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट करता था मैं। आपसे तो मरी पड़ जाती है आपको, ठीक है, आपकी जान निकल जाती है एक मॉक टेस्ट करने में। एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट करता था मैं। और मैं बताऊं कहां से था, ग्रेड अप का मॉक टेस्ट पेपर 1 के लिए ज़रूर खरीद लें, मैं बताऊंगा आपको। इसी तरीके से एक ऐप था गोरेला करके, मैंने उस ऐप का खरीद लिया था। इसी तरीके से एक मैम थी जो अब मेरे साथ हैं, ठीक है, उनका जो गूगल डॉक्स करके गूगल फॉर्म में उनका मॉक टेस्ट रहता था, वो मैं फिर केरला के अलमुर्शिद से पेपर 1 का भी मॉक टेस्ट निकलता था, तो उसको एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट मैं अटैम्प्ट करता था। ठीक है, तो मॉक टेस्ट और ये टेस्ट सीरीज और MCQs वगैरह से, PYQs वगैरह से तो बड़ी मोहब्बत है मुझे, और मैंने बताया क्यों मोहब्बत है, और ये आपको भी करना चाहिए, जिससे हमें एनालिसिस होता है, हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, क्या जितनी डेप्थ में हम जा पा रहे हैं, क्या हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ पर अब देखें YouTube वीडियोस जो हैं, YouTube वीडियोस में कोई लेसन वगैरह नहीं देखूंगा, हाँ PYQs वगैरह की वीडियो होंगी, MCQs वगैरह वो मैं देखूंगा। और कब देखना है, आप लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोगों की गलती मुझे पिछली बार पता चली है कि उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम कोई भी हो, स्टडी नहीं कर रहे हैं, किताब उठा के नहीं पढ़ रहे हैं, बस वीडियो ही देखे जा रहे हैं, वीडियो ही देखे जा रहे हैं। भाई साहब, वीडियो से जहन में नहीं जा रहा है, वीडियो से समझना होता है, वीडियो से समझने के लिए होती वीडियोस, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, याद करने के लिए नहीं होती। आप तो रिवीजन भी करवाएंगे और सब, मैं ठीक है, मैं कोशिश करते हैं, हम निमोनिक्स बताते हैं बहुत सारी चीज़ों की, और आपको हमारी चीज़ों से याद भी हो जाती हैं। और बहुत सारे ने बच्चा है कि एग्जाम में आपकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, अच्छी बात है ये, लेकिन वीडियो समझने के लिए होती हैं, रटने के लिए नहीं, याद करने के लिए नहीं होती हैं। आपने एक बार वीडियो समझ लिए, एक बार वीडियो देखिए, आप समझ गए, वीडियो कभी मत देखिए, बस याद करिए, किताब को उठाइए, जो आपने नोट बनाए हैं उसको याद करिए, रट्टा मारिए। हाँ, MCQs वगैरह की कोई वीडियोस नहीं आ रही हैं, PYQs वगैरह की नई वीडियोस आ रही हैं, आपको लग रहा है कि नया कुछ होगा तभी देखिए, बिला वजह से यूट्यूब पे टाइम बर्बाद मत कीजिए। टाइम बर्बाद करते हैं लोग यूट्यूब पे आके। इसी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो हैं, जहाँ पर चैनल हैं, ग्रुप हैं, जहाँ पर MCQs वगैरह शेयर होते हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, उनको ज्वाइन करूँगा मैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको बनाऊँगा ताकि वहाँ पर मटेरियल वगैरह शेयर किया जा सके। और रिवीजन तो भाई साहब बहुत करूँगा, मुझे पता चल गया है, उसकी अहमियत पता चल गई है। वही मेरा UGC नेट जो है ना, मेरे कितने नंबर आए थे, 79 नंबर आए थे, और मुझे लगा कि 3-4 क्वेश्चन जो इस नोट में थे, मेरे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुए थे जो नहीं होना चाहिए थे, थोड़े से भूलने की वजह से। या जैसे कुर्तबा वाला है, क्योंकि इस नोट में मौजूद है, कुर्तबा वाला क्या कि अमाली कहाँ लिखी, कुर्तबा में लिखी, या मुआशहात के बारे में, मुआशहात कब परवरिश हुई, या मुआशहात की कब नशात हुई, ये सवाल भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से 3-4 सवाल, 5 सवाल थे जो इस नोट में मौजूद थे, फिर भी मैं गलत करके आया था। और कब गलत करके आया था, जबकि मैंने इसके 7 से 8, 9, 10 रिवीजन किए थे भाई साहब। आप तो 2 बार पढ़ के कहते हैं हमें याद नहीं रहता, रिवीजन करना होता है। याद किसको रहता है, कौन बड़ा दिमाग लेके आया है अल्लाह के यहाँ से? कोई बड़ा दिमाग लेके नहीं आया है, सब छोटे दिमाग लेके आए हैं। बस ये है कि उस बार बार पढ़ के उस छोटे दिमाग में भरना होता है। छोटे दिमाग को भरिए, बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि रिवीजन ना होने की वजह से मेरे 5-7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, हालांकि मैंने 8-10 रिवीजन किए थे। हसन ज़ैयाद को मैंने 5-6-7 बार पढ़ा होगा, फिर ये वाला नोट था, इसको कितनी बार मैंने पढ़ा था। तो इस तरीके से रिवीजन करिए। अभी के लिए जो है आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, 3 से 5 घंटा इस पेपर को दें, और इम्तिहान से पहले थोड़ा इसको बढ़ा देना। आखिरी महीने में पूरी जान लगा देना, जो भी हो आखिरी महीना पूरी जान लगा दें। कुछ चीज़ें छोड़ना हो, जॉब छोड़ना हो, कुछ और मशगूलियात छोड़ना हो तो छोड़ दें, ठीक है। आपको क्रिकेट खेलने का शौक, कुछ भी शौक है, उसको छोड़ दें आगे। लेकिन अभी के टाइम पे बस 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़ लें तो आपकी स्टडी काफ़ी रहेगी। उसके बाद लास्ट 1 मंथ में जो है
लास्ट एक मंथ जो भी होगा आपका, क्योंकि मैं समझ गया हूँ उस चीज़ को, कुछ नई नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें पता है मटेरियल की भरमार है, मटेरियल यही है, उसी मटेरियल से कोई 90 नंबर ला रहा है, उसी मटेरियल से कोई 80 नंबर ला रहा है, उसी मटेरियल से कोई 70 नंबर ला रहा है। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि याद करने पर है। नोट्स मैं नहीं बनाऊंगा, क्या करूंगा मैंने बता दिया है। नोट यूजीसी नेट का 2019 का नोट है, उसको निकलवाएंगे खाली पेज के जरिए, उस खाली पेज में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है, टारगेट जरूर सेट करें। टारगेट के लिए इस पेपर में जो आप टारगेट सेट करेंगे 80 से 90 नंबर का टारगेट सेट करें। और मैं क्लियर कहूंगा, क्योंकि हम पेपर 1 में कमजोर हुआ करते हैं, उसके ताल्लुक से वीडियो बनाऊंगा। 80 से कम टारगेट आपका पेपर 2 में होना ही नहीं चाहिए। हालांकि 85 होना चाहिए, और मैंने भी 85 बनाया था। ठीक है, 85 प्लस का मैंने टारगेट बनाया था अपने उसमें, और आए थे 79। तो इस तरीके से टारगेट जरूर सेट करें। और मॉक टेस्ट वगैरह में, टेस्ट सीरीज वगैरह में उस तरीके से जो है अपने नंबर लाने की कोशिश करें कि मेरा 85 का टारगेट है, तो ये टेस्ट सीरीज गुजरी, ये मॉक टेस्ट गुजरा, मेरे 85 नंबर क्यों नहीं आए? आपने PYQs हल किए 100 क्वेश्चन वाले, तो मेरे 85 क्वेश्चन सही क्यों नहीं हुए? इस तरीके से आप देखें। और अभी के टाइम पे जो है डेप्थ स्टडी नीडेड है। मैं डेप्थ का मतलब क्या बताया, वही गहराई से चीज़ों को समझना, शेर जाहिली क्या था, उसके अंडरस्टैंडिंग, खसाइस क्या थे, असर जाहिली, असर इस्लामी में शेर क्या था, इसको जो है उन किताबों के जरिए, जिन किताबों को मैंने बताया है, उनको आप पढ़ सकते हैं। जब इसके बाद ये सब हो जाए, इसके बाद ही किधरी झांकना, दूसरी जगहों पे झांकना, और उसके अलावा किसी दूसरी जगह पे मत झांकना प्लीज़। तो ये होगा तैयारी का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे लगाना। शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।